हेलो एवरीवन। आज का सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ग्रीगर जॉन मेंडल के जेनेटिक स्टडीज को कंसीडर करते हुए उनको ध्यान में रखते हुए जेनेटिक जैसे हम जेनेटिक फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे वैसे ही हम यहाँ पे अब डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे कि अगर जीन में डिफेक्ट आ जाता है तो उसका पैटर्न क्या है ट्रांसमिशन का। ठीक है। उसके बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जो हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स को समझने में हेल्प भी करेगा। दैट इज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन को भी समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे। म्यूटेशन जो है वो एक सडन जेनेटिक चेंजेस को कहा जाता है, यानी कि अगर हम किसी केमिकल को या किसी हार्मफुल रेडिएशन यानी कि यूवी रेडिएशन और किसी डाई डाई यानी कि केमिकल को जैसे मिथाइल ऑरेंज ऐसे और इथिडियम ब्रोमाइड ये सब जो केमिकल्स हैं या रेज है ये क्या करते हैं हमारे जीन्स को सेल्स के अंदर हमारे जीन्स को हमारे डीएनए को इफेक्ट करती है। क्या करेंगे जीन में कुछ अरेंजमेंट्स को चेंज कर लेंगे, यानी कि या कोई एक बेस चेंज कर लिया। बेस यानी कि डीएनए जो है हमारा न्यूक्लियोटाइड से बना है। न्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लियोटाइड बेस को चेंज कर दिया। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे जीन में हमारे डीएनए में चेंजेस आ जाती है और अल्टीमेटली वो जीन्स जो है वो डिफेक्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी में दिखते हैं, हमें सिम्टम्स देते हैं, यानी कि डिजीज सिम्टम्स देते हैं जो बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। ठीक है, तो म्यूटेशन जो है वो सडन चेंजेस हैं, किसी भी इफेक्ट के अंडर हो सकती हैं। तो सडन चेंजेस इन जीन्स इज कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगी, यानी कि यूनिडायरेक्शनल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगी और इनहेरिटेबल भी है। अगर एक करेक्ट सेक्स क्रोमोसोम को इफेक्ट करती है तो इनहेरिटेबल भी है, परमानेंट है हमारी बॉडी में, अगर चेंजेस हो जाती है तो परमानेंटली रहेंगी। ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोम में अगर हो रही है तो डेफिनेटली वो ट्रांसमिट होगी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, तो सडन चेंजेस है, इनहेरिटेबल है, रिवर्स नहीं की जा सकती। ठीक है, परमानेंट होगी। सो दिस म्यूटेशन कैन कॉज सर्टन डिसऑर्डर्स, जिसको आप जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कह सकते हो, जो हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंडर डील करेंगे। तो इनहेरिटेबल है और इस म्यूटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक म्यूटेशन थ्योरी भी दी गई है। एवोल्यूशन में इस म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बताया गया है। जो ये थ्योरी जो है वो दी थी ह्यूगो डिब्राइज ने। ह्यूगो डिब्राइज के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि म्यूटेशन जो है वो एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। एवोल्यूशन यानी कि जो सेट ऑफ चेंजेस आ रही हैं, स्पीशी जो चेंज हो रही हैं, जितनी भी हमारे पास चेंजेस होंगी, जीन्स में चेंजेस होगी, जैसे मैंने कहा कि सेक्स क्रोमोसोम में अगर हो रही है वो डेफिनेटली ट्रांसमिट होगी। तो छोटी छोटी चीजें जब सालों साल जनरेशन बाय जनरेशन इकट्ठी होती हैं तो आपको एक नई स्पीशी या नई फॉर्म देखने को मिलती है ना। तो ह्यूगो डिवराइज का कहना था कि जो चेंजेस होती हैं जो एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि एक स्पीशी से जो नई स्पीशी बनती है वो म्यूटेशन की वजह से बनती है, यानी कि सडन चेंज जो है वो कंट्रीब्यूट करती है उस एवोल्यूशन में। तो उन्हें पता कैसे चला? उनको पता चला while working on a flower on a plant that is Oenothera lamarckiana। ये एक प्लांट है जिसे इवनिंग प्रिमरोज कहा जाता है। इस प्लांट के ऊपर वर्क करते समय उन्हें पता चला कि म्यूटेशन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, यानी कि सडन चेंज जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब इवनिंग प्रिमरोज को ब्रेड करवाया यानी कि सेल्फ पॉलिनेट करवाया। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि एक प्लांट के फ्लावर में, ये फ्लावर था, इसी के स्टिग्मा के ऊपर इसी फ्लावर के एंथर को मतलब पोलन को सेटल करवाया, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। तो सेल्फ पॉलिनेशन करने के दौरान भी इन्होंने देखा कि जो जनरेशन आ रही है उसमें क्या होना चाहिए, नॉर्मली पेरेंटल कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो कुछ पार्ट ऑफ जनरेशन में पेरेंटल कैरेक्टर्स तो देखने को मिले, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जो नेक्स्ट की फर्स्ट जनरेशन में देखे गए तो उसमें नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स भी थे, यानी कि अदर देन पेरेंटल कैरेक्टर्स जो इनके प्रीवियस प्रोजेनी में नहीं थे। इन तो ह्यूगो डिवराइज ने फिगर आउट किया कि ये नए कैरेक्टर्स आए हैं
जो कि प्रीवियसली एग्जिस्टेड नहीं थे। ठीक है, यानी कि पेरेंट प्लांट में भी नहीं थे। तो पेरेंट कैरेक्टर्स जो है वो कुछ प्रोजेनी में देखे गए, कुछ पार्ट में देखे गए प्रोजेनी के, और कुछ पार्ट में नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स देखे गए। और सेम चीज फिर उन्होंने इनके साथ की, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन जब नॉन पेरेंटल कैरेक्टर वाले प्लांट में करवाया, उन्होंने देखा कि इसके कंपैरिजन में पेरेंटल कैरेक्टर्स लाने वाले कुछ प्लांट्स थे, वेयर एज some part of the progeny has non-parental character as compared to this particular section. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जनरेशन बाय जनरेशन इसी तरीके से हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर पेरेंटल कैरेक्टर के साथ है तो कुछ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन नॉन पेरेंटल कैरेक्टर के साथ है। तो उन्होंने कहा कि जनरेशन बाय जनरेशन कुछ चीजें जो है वो चेंज होती हैं, वो चेंजेस इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, नॉन डायरेक्शनल है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। ठीक है, उन्होंने बताया कि नॉन डायरेक्शनल चेंजेस है, कोई भी फिक्स नहीं है कि किस डायरेक्शन में हो जाए। उन्हें पता नहीं था कि कौन सी चेंजेस आने वाली है, किस पार्ट में चेंजेस आने वाली है और कैसी चेंजेस आने वाली है, और ऐसे कैरेक्टर्स आ रहे थे जो प्रीवियस प्रोजेनी में देखने को ही नहीं मिल रहे थे। तो इस तरीके से वो जनरेशन बाय जनरेशन देखते गए, तो उन्होंने फिगर आउट किया कि सडन चेंजेस हो रही हैं, बहुत इमीडिएट चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, अल्टीमेटली उन्होंने फिगर आउट किया कि म्यूटेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, जीन में चेंजेस आती हैं, सडन चेंजेस आती हैं, और अल्टीमेटली वो एवोल्यूशन में यानी कि न्यू स्पीशी फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये म्यूटेशन कैसे आ रही है? रेडिएशन के इफेक्ट से, केमिकल के इफेक्ट से। ठीक है, तो कोई भी इंफेक्शियस चीज जो है जैसे वायरस, वो भी ये सडन चेंजेस में कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो अल्टीमेटली म्यूटेशन के बारे में पता चला। तो म्यूटेशन जैसी चीजें जो है, यानी कि ये केमिकल, रेडिएशंस, वायरस जैसी चीजें जो है हमारे जीन्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं। ठीक है, डीएनए में थोड़ा सा ऑल्टरेशन ला सकते हैं, जिसकी वजह से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो उन्हीं डिसऑर्डर्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, और वैसे ही भी म्यूटेशन इज नॉट द ओनली रीजन कि हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो। कई बार डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान भी एरर हो सकता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, सिर्फ म्यूटेशन रीजन नहीं है। ठीक है, सो अब उनके बारे में बात करते हैं, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से जीन्स जो हैं वो चेंज होने की वजह से हमें अलग अलग दिक्कतें आ सकती हैं जीन्स में, और ऑर्गेनिज्म में अलग अलग डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे हमने कहा कि जीन जो है वो एक पर्टिकुलर इफेक्ट डालते हैं हमारी बॉडी में, कैरेक्टर्स देते हैं, हमारी बॉडी में फंक्शन करवाते हैं, लेकिन किसी भी रीजन से ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन कोई एरर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान कोई दिक्कत आ रही है, या फिर म्यूटेशन हो रहा है, किसी भी रीजन से, किसी भी तरीके से अगर जीन में छोटा सा भी चेंज आता है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और अकॉर्डिंगली सिम्टम्स आ सकते हैं। और ये डिसऑर्डर जो है वो ट्रांसमिट भी हो सकते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और अकॉर्डिंगली वो जनरेशन बाय जनरेशन भी मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन-कौन से तरीके के होते हैं, किस-किस पार्ट में कैटेगराइज किया गया है और किस तरीके से उन्हें समझा जा सकता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो जीन बेस्ड डिसऑर्डर्स हैं, और ये जीन्स कहाँ पे होते हैं? क्रोमोसोम में, है ना? तो इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हम जीन बेस्ड डिसऑर्डर्स पे बात करते हैं, यानी कि सिंगल जीन में अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है, सिंगल जीन जो कि सिंगल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहता है, उसके डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। तो जीन्स प्रेजेंट इन सिंगल क्रोमोसोम, उसके बारे में बात करेंगे। सिंगल क्रोमोसोमल डिफेक्ट, एक क्रोमोसोम पे एक जीन डिफेक्टेड है, तो मतलब एक क्रोमोसोमल डिफेक्ट आ गया हमें। ठीक है, तो क्योंकि मेंडेलियन पैटर्न के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम ट्रांसमिट होता है, इसलिए मेंडेलियन डिसऑर्डर। Whereas other category includes a wider range, that is chromosomal set। जैसे कि एक क्रोमोसोम हमारे पास, हमारी बॉडी कितने सेट्स में काम करती है? क्रोमोसोम के 2 सेट्स होते हैं हमारी बॉडी में, डिप्लॉइड कंडीशन होती है। अगर सोचो कि 2 सेट की जगह एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ही हो, हैप्लॉइड कंडीशन हो, तो बॉडी में डिफेक्ट कहा जाएगा, है ना? वैसे ही अगर ट्रिप्लॉइड कंडीशन आ गई, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, तो और एक क्रोमोसोम कोई एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का केस भी हो सकता है, यानी कि क्रोमोसोम 1 के
के केस में ट्रिप्लॉइड अरेंजमेंट आ गया, 3 क्रोमोसोम नंबर 1 हो गए, 3 क्रोमोसोम नंबर 6 हो गए, या फिर क्रोमोसोम नंबर 8 आया है वो 2 की जगह 1 ही है हमारे पास, बाकी क्रोमोसोम डिप्लॉइड अरेंजमेंट में है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 8 जो है वो सिंगल है, तो भी डिफेक्ट आएगा, है ना? तो यानी कि हम पूरे क्रोमोसोमल सेट जो ऐड हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो क्रोमोसोमल सेट के बेस पे जो डिफेक्ट होगा, हम यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो डिसऑर्डर्स है ना, अगेन इनकी 2 कैटेगरीज हैं। हम जीन्स के केस में बात करते हैं ना, जैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के केस में क्या होगा कि हमारे पास जो अरेंजमेंट है, या तो वो डोमिनेंट होगा या तो रिसेसिव होगा। ठीक है? तो सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, मैं उसको अलग से कैटेगराइज कर रही हूँ, इसे डिस्कस करते हैं। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, सबसे पहले हम ये डिस्कस करने वाले हैं, तो इसे डिटेल में जानते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो है अगेन 2 तरह के होते हैं। जैसे मैंने कहा कि डोमिनेंट और रिसेसिव अरेंजमेंट है। लेकिन 2 तरह के क्रोमोसोम्स है ना, कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स भी हैं जो मेल में कंप्लीटली 2 सेट में नहीं पाए जाते, और कुछ ऐसे क्रोमोसोम भी हैं जो फीमेल में नहीं पाए जाते, यानी कि एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम मेल में एक ही होता है, वाई क्रोमोसोम फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता। तो जिस वजह से हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर पाते हैं, ताकि हम डिजीज के पैटर्न को इजीली समझ सके। तो एक तो होते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो हमारे सोमैटिक क्रोमोसोम से जुड़े हैं, यानी कि वो क्रोमोसोम जो हमारी बॉडी को फीचर देते हैं, और रिप्रोडक्शन में और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में उनका कोई रोल नहीं है, तो सोमैटिक क्रोमोसोम से जुड़े हैं। और जैसे मैंने कहा कि डोमिनेंट और रिसेसिव अरेंजमेंट है, तो हमारे पास ये डिसऑर्डर्स या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकते हैं या तो ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकते हैं। तो जैसे जैसे हम डिजीज की एग्जांपल्स डील करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी। ठीक है? एनसीईआरटी जो है वो ना सिर्फ रिसेसिव डिसऑर्डर्स पे फोकस करती है। हमारे पास सिर्फ एक पेडिग्री चार्ट है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर से रिलेटेड है। अदरवाइज जितनी भी एग्जांपल्स दी गई हैं वो सारी रिसेसिव पे बेस्ड है, क्योंकि उसे समझना ज्यादा इजी है, और आप उसमें कुछ डिफरेंट पैटर्न्स भी देख पाते हो, प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स भी हैं उसमें। ठीक है? तो उसे समझना इजी भी है। उसी के कंपैरिजन में हम डोमिनेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो अलग से डोमिनेंट हमें डिस्कस नहीं करना अदरवाइज। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स है, और दूसरा सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स। सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स जो एक्स या वाई क्रोमोसोम से जुड़े हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम से जुड़े हैं। तो एक्स लिंक डिसऑर्डर्स और वाई लिंक डिसऑर्डर्स। बट एनसीईआरटी जो है वो सिर्फ एक्स लिंक डिसऑर्डर्स पे बात करती है, यानी कि हम अगर सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो मतलब एक्स लिंक डिसऑर्डर है। वाई लिंक डिसऑर्डर्स के केस में आप पर्टिकुलर पैटर्न ही देखते हो, क्योंकि मेल से सिर्फ मेल में आगे डिजीज ट्रांसमिट होगी। ठीक है? बहुत ही प्रेडिक्टेबल अरेंजमेंट है यहाँ पे भी। तो मेल के केस में अगर वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड कोई डिफेक्ट है, तो वो सिर्फ मेल में जाएगा, और 100% मेल्स इन्फेक्टेड होंगे नेक्स्ट प्रोजेनी में। ठीक है? तो जानते हैं कैसे, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स जो है वो सोमैटिक क्रोमोसोम से जुड़े हैं। सोमैटिक क्रोमोसोम में डोमिनेंट अरेंजमेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। वैसे ही सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स के केस में डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, और ये सेक्स क्रोमोसोम से जुड़े हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स के बारे में। तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स, यानी कि जैसे मैंने कहा कि वाई लिंक डिसऑर्डर्स एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स मतलब एक्स लिंक डिसऑर्डर्स। और एनसीईआरटी सिर्फ रिसेसिव कवर कर रही है, तो हम यहाँ पे रिसेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है? डोमिनेंट को थोड़ा सा कंपेयर जरूर करेंगे, बट मेनली रिसेसिव। तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर में सबसे पहली एग्जाम्पल, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, दैट इज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी कि फीमेल के एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है
और मेल के केस में जो सिंगल एक्स होता है उसमें भी प्रेजेंट हो सकता है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे, इसकी हेल्प से मैं बहुत सारी चीजें समझाने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। तो कलर ब्लाइंडनेस के केस में नॉर्मली क्या होता है कि रेड ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं होता, यानी कि रेटिना में रेड ग्रीन पार्ट जो है, कोन्स जो है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, वो रेड ग्रीन डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते। और यूजुअली ये डिजीज होती है मेल्स के केस में, प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है। अगेन रीजन इसके एक्सप्लेनेशन में है। तो मतलब हमारे पास अगर 0.4% फीमेल्स एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में इंफेक्टेड देखने को मिलेंगी, तो सेम टाइम पे 8% मेल्स जो है वो इस डिजीज से इफेक्टेड है। ठीक है, और रीजन क्या है कि ये डिजीज एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है। तो पूरा एक बार क्रॉस देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल जो है इस क्रॉस में मैं ले रही हूं, उसमें पनेट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, अब ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। पनेट स्क्वायर में हम क्या कर रहे हैं, फीमेल जो है वो ले रहे हैं कैरियर। अब कैरियर फीमेल का मतलब, कैरियर फीमेल, हम फीमेल के पास क्या होते हैं, दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा भी एक्स क्रोमोसोम होता है पेयर में। अब क्योंकि ये डिजीज रिसेसिव है, रिसेसिव के केस में क्या होगा, हमारे पास अगर एक एक्स में डिफेक्टेड जीन है, डिफेक्टेड अलील है, तो रिसेसिव के केस में वो अलील खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ऐसा केस अगर डोमिनेंट में होता ना, तो डोमिनेंट के केस में अगर सिंगल डोमिनेंट अलील इफेक्टेड है ना, तो वो एक्सप्रेस कर देता, डिजीज कॉज कर देता। बट यहाँ पे क्या है, रिसेसिव अरेंजमेंट है। रिसेसिव के केस में क्या होता है, डिजीज अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम में है तो वो इफेक्ट नहीं दिखाएगी अपना। फीमेल जो है यहाँ पे डिजीज जीन को कैरी जरूर कर रही है, लेकिन उसको सिम्टम्स नहीं आएंगे, क्योंकि दूसरा हेल्दी एक्स जो है उसके ऊपर जो जीन है वो उसको काउंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये फीमेल जो है वो डिजीज जीन कैरी करने के बाद भी इफेक्ट नहीं शो करती, बल्कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को डिजीज जीन देने के कैपेबल हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी फीमेल को कहा जाता है कैरियर फीमेल। तो कैरियर आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ रिसेसिव अरेंजमेंट में, डोमिनेंट के केस में कैरियर्स नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि डिजीज में अगर सिंगल जीन भी इफेक्टेड है, सिंगल एलील और क्रोमोसोम भी इफेक्टेड है, तो डिजीज दिखेगी, सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल जो है वो साइलेंट होती है, एसिम्टोमेटिक होती है, कोई डिजीज का इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा केस आ गया कैरियर फीमेल का। अब मेल के केस में तो सिंगल एक्स होता है, उसके केस में क्या कहेंगे, उसके केस में मेल जो है अगर रिसेसिव अरेंजमेंट भी है, एक्स क्रोमोसोम इफेक्टेड है, तो डिजीज पास ऑन होगी ही होगी और इफेक्ट दिखाएगी ही दिखाएगी मेल में। मेल जो है वो इस केस में इन्फेक्टेड माना जाता है, कैरियर नहीं माना जाता। ठीक है, तो मेल जो है यहाँ पे इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड मेल है। वही अगर वाई क्रोमोसोम में डिफेक्ट हुआ तो वाई से मेल 100%, क्योंकि मेल जो है वो डेफिनेटली, अगर वाई क्रोमोसोम जा रहा है तो अब डेफिनेटली जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगी वो मेल की होगी। तो वाई क्रोमोसोम जो है अगर उसमें डिफेक्ट है तो 100% मेल्स जो है नेक्स्ट प्रोजेनी में इन्फेक्टेड होंगे, और वो इन्फेक्टेड मेल्स आगे अपनी प्रोजेनी के मेल्स को डिफेक्ट देंगे, और कोई भी फीमेल इन्फेक्टेड नहीं आएगी। 100% फीमेल अनअफेक्टेड रहेगी, 100% मेल अफेक्टेड रहेंगे अगर वाई क्रोमोसोम इन्फेक्टेड है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, स्पनेट स्क्वायर में हमने क्या लिया, कैरियर फीमेल। यहाँ से पता चल रहा है फीमेल यहाँ पे एक्स हेल्दी है और यहाँ पे इन्फेक्टेड है, और मेल जो है वो ले रहे हैं इन्फेक्टेड, यानी कि वो कलर ब्लाइंड है। यहाँ पे फीमेल कलर ब्लाइंड नहीं है, उसको कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला क्रॉस हुआ एक्स नॉट, यानी कि इन्फेक्टेड एक्स है दोनों, एक्स नॉट आ गया, यानी कि फीमेल इन्फेक्टेड आ गई यहाँ पे। एक्स नॉट वाई, अगेन मेल इन्फेक्टेड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन्फेक्टेड मेल है। अब हेल्दी एक्स एक्स के साथ एक्स नॉट एक्स, कैरियर फीमेल आ गई, और एक्स वाई हेल्दी मेल आ गई। तो यहाँ पे क्या है, अगर ह्यूमन इस केस में, इस ये कंडीशन है अगर, तो इस केस में अगर कपल जो है वो बेबी प्लान कर रहा है, तो उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी में क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या चीजें हो सकती है
तो उस केस में क्या होगा, या तो 25% चांसेस है कि फीमेल जो है वो इन्फेक्टेड है, 25% चांसेस है मेल जो है इन्फेक्टेड है, यानी कि 50% चांसेस है इन्फेक्टेड बेबी होने के, है ना। या तो फीमेल हो सकती है या तो मेल हो सकता है, 25% फॉर फीमेल, 25% फॉर इन्फेक्टेड मेल। और 25% चांसेस है कि कैरियर फीमेल आए, और 25% चांसेस है कि हेल्दी मेल आए। ठीक है, और अगर हम कैरियर को भी कंसीडर नहीं कर रहे तो 50% चांसेस है कि हेल्दी फीचर्स के साथ बेबी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो ये हमारे पास चांसेस रह जाते हैं। अगर मेल इन्फेक्टेड नहीं है तो कोई भी चांस नहीं है कि फीमेल इन्फेक्टेड आएगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आगे दूसरा पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। ये पनेट स्क्वायर जो है वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि अगर मेल इन्फेक्टेड नहीं है और फीमेल कैरियर है तो फिर क्या होगा। यहाँ पे मेल हेल्दी है, ठीक है, और फीमेल जो है वो कैरियर है। ये आ गया फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट, ठीक है। अगर इस केस को डिस्कस करें तो ये आ गई कैरियर फीमेल, एक्स नॉट एक्स, एक्स नॉट वाई, इन्फेक्टेड मेल आ गया। यहाँ पे फीमेल कैरियर है तो मेल को अपने जरूर डिजीज देगी, एक्स और एक्स, एक्स और वाई। तो 25% चांसेस दैट फीमेल वुड बी कैरियर एंड 25% चांसेस दैट मेल वुड बी इन्फेक्टेड। ठीक है, सो ये है हमारे पास अरेंजमेंट। तो मेल अगर इन्फेक्टेड नहीं है तो फीमेल में डेफिनेटली इन्फेक्शियस फीचर नहीं आएंगे रिसेसिव के केस में। फीमेल कैरियर है तो मेल में डेफिनेटली डिजीज जाएगी। पर अगर फीमेल हेल्दी है और मेल इन्फेक्टेड है तो, मेल इन्फेक्टेड है फीमेल हेल्दी है तो उस केस में मेल के पास डिजीज नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेल के पास जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो फीमेल का होता है। अगर फीमेल हेल्दी है और मेल इन्फेक्टेड है तो मेल जो है अनइफेक्टेड रहेगा, और अगर मेल जो है वो इन्फेक्टेड है तो 100% फीमेल कैरियर बनेगी। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं, एक्स और वाई इन्फेक्टेड, ठीक है, मेल इन्फेक्टेड है, और ये आ गए एक्स और एक्स, यानी कि फीमेल हेल्दी है, तो एक्स नॉट एक्स फीमेल कैरियर आ गई, ये आ गया एक्स नॉट एक्स फीमेल कैरियर, एक्स वाई 100% मेल हेल्दी, 100% फीमेल कैरियर। सो ये रहता है रिसेसिव के केस में। अगर सेम चीज अगर डोमिनेंट के केस में होती तो यहाँ पे फीमेल जो है वो कैरियर ना होकर डोमिनेंट होती, ठीक है, यानी कि इफेक्टेड होती, वो उसके केस में सिम्टम्स दिखने थे, और यहाँ पे कैरियर वाला कोई भी अरेंजमेंट नहीं होना था, यहाँ पे सब जो है वो डिजीज होने थे। ठीक है, सो ये है हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस का केस, जिसमें रेड ग्रीन डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, रेड ग्रीन डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, और मोस्टली केसेस जो है वो मेल्स के देखने को मिलते हैं, क्योंकि मोस्टली केसेस में फीमेल कैरियर बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अकॉर्डिंगली अगर ये डोमिनेंट अरेंजमेंट होता तो फीमेल डिजीज होती, है ना। तो इसीलिए ये है हमारे पास रिसेसिव अरेंजमेंट। वैसा ही अरेंजमेंट हम एक और डील करने वाले हैं, तो उस डिजीज में क्या है वो डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया ये वो डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 या 9, इन दोनों में से कोई एक नहीं बन पाता, जिसकी वजह से एक माइनर कट के बावजूद भी, छोटा सा कट भी हो तो ब्लीडिंग नहीं रुकती है, क्लॉटिंग नहीं होती है, और अल्टीमेटली बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9 जो है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, उसमें बनने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहेगी। और ये डिजीज जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि ट्रांसमिशन जो है वो उसी पैटर्न में होगा, जैसे कैरियर फीमेल है तो फीमेल जो है नेक्स्ट जनरेशन में कैरियर आ सकती है बट इन्फेक्शियस नहीं होगी, बट मेल जो है वो इन्फेक्शियस हो सकते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न जैसे कलर ब्लाइंड के केस में हमने देखा। तो हेमोफीलिया के केस को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, वो इसीलिए क्योंकि यही डिजीज जो है वो क्वीन विक्टोरिया की प्रोजेनी में देखने को मिली। क्वीन विक्टोरिया जो है वो कैरियर मानी गई है इस डिजीज को लेकर, ठीक है, वो कैरियर थी इस डिजीज को लेकर, जिसकी वजह से उनकी प्रोजेनी में ये डिसऑर्डर देखने को मिला। सो दिस इज अबाउट द सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, रिसेसिव डिसऑर्डर। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट डिसऑर्डर, दैट इज
ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ये वो केस है जिसमें डिजीज जो है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ी होगी, यानी कि वो क्रोमोसोम्स जो बॉडी में रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट से नहीं जुड़े, हमारे रिप्रोडक्टिव फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, और इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। ठीक है, इस पेयर से। सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में मैं सबसे पहला डिसऑर्डर डिस्कस करूंगी, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। इसी की हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से अरेंजमेंट है। तो पहले सिकल सेल एनीमिया को समझते हैं। ये वो कंडीशन है जिसमें आरबीसीज जो नॉर्मली ओवल बाइकनकेव शेप में होते हैं वो चेंज हो जाते हैं इनटू सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाता है लाइक दिस, यानी कि इनकी क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है। तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। आगे आप एक कंडीशन पढ़ोगे जिसको थैलेसेमिया कहा जाता है। उसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन प्रॉपर्ली बनता ही नहीं है, यानी कि उसकी हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है। बट यहाँ पे हेमोग्लोबिन सफिशिएंट अमाउंट में बनेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी, आरबीसी की क्वालिटी खराब है, हेमोग्लोबिन अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ जाती है। अब इस दिक्कत में होगा क्या, इसमें ये होता है कि जैसे हमारे पास जो प्रोटीन चेन है वो बनी है अमीनो एसिड से, है ना। हेमोग्लोबिन चेन जो है वो किससे बनी है, अमीनो एसिड से। तो अब ये अमीनो एसिड चेन जो है उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अमीनो एसिड सही है, रेस्ट 7 भी सही है, 8 भी सही है, आगे जितने अमीनो एसिड है वो सारे एक्यूरेट है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन 6 पोजीशन पे जो अमीनो एसिड है ना उसमें गड़बड़ है। 6 पोजीशन पे जो अमीनो एसिड है उसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, इसमें नॉर्मली होना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था नॉर्मल केस में, जो कि एक हेल्दी हेमोग्लोबिन चेन बनाता है। उसके बदले में यहां पे आ जाती है वैलीन, जो कि डिजीज कंडीशन है, जो सिकल सेल अरेंजमेंट दे देती है। यानी कि क्या होना चाहिए था, हेमोग्लोबिन हेल्दी होना चाहिए था, एचबी अरेंजमेंट होना चाहिए था, जो चेंज हो जाता है एचबीएस में, सिकल सेल अरेंजमेंट में। तो रीजन क्या है, रीजन है डीएनए। डीएनए में हेल्दी के अरेंजमेंट में क्या होता है, जीएजी विद सीटीसी, ये हमारे पास नॉर्मल अरेंजमेंट है। ठीक है, अब नॉर्मल अरेंजमेंट है। अब इस केस में ये एमआरएनए के लिए कोड करेगा, अगर ये डीएनए का पार्ट, तो ये बनाएगा जीएजी अगे। ठीक है, सीटीसी पार्ट जो है वो एमआरएनए कोड कर रहा है। ठीक है, अब जीएजी बनेगा इससे एमआरएनए का। हम ट्रिपलेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो कोड करते हैं एक अमीनो एसिड के लिए। हम यहाँ पे 6 पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो जीएजी से जब कोडिंग की बात की जाएगी तो ये क्या करेगा, जो प्रोटीन कोड करना होगा तो ये ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करेगा, जो कि हेल्दी अरेंजमेंट है, जो सही चीज है। बट क्या होता है, डीएनए के केस में ही ऑल्टरेशन आ जाती है, चेंजेस हो जाने की वजह से, यानी कि जीएजी की जगह यहाँ पे जी होता है विद सीएसी अरेंजमेंट, जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। और ये क्या करेगा, जब ये एमआरएनए कोड करेगा सीएसी पार्ट, ठीक है, तो ये बनाएगा जीयूजी अरेंजमेंट। ठीक है, और अल्टीमेटली दिस इज अ कोड फॉर वैलिड, जो कि सही नहीं है, जो सिकल सेल अरेंजमेंट दे देता है आरबीसी को, क्वालिटी खराब कर देता है। ठीक है, अब यहां पे ये अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम पैटर्न रहेगा, बट दिक्कत ये होगी कि मेल जो है, अगर मेल इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो फीमेल के पास भी डिजीज आएगी, और फीमेल अगर इन्फेक्टेड है तो मेल के पास डिजीज आएगी। मतलब इसके केस में क्या होगा कि कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे कि फीमेल के केस में, सेक्स लिंक के केस में क्या था, सेक्स लिंक के केस में अगर फीमेल कैरियर है और मेल इन्फेक्टेड है तो ही फीमेल इन्फेक्शियस होगी, अदरवाइज फीमेल के कैरियर होने के चांसेस है, और कुछ नहीं, है ना। फीमेल या तो हेल्दी होगी या तो कैरियर होगी, अदरवाइज। तो मेरे एक सर्टेन, एक पर्टिकुलर कंडीशन थी वहां पे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर हमारे पास मेल जो है और फीमेल हमारे पास डिजीज को कैरी कर रहे हैं,
तो डिजीज फीमेल के पास भी जाएगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये अरेंजमेंट आ सकता है, क्योंकि मेल भी ऑटोसोम्स कंट्रीब्यूट करेगा, फीमेल भी ऑटोसोम्स कंट्रीब्यूट करेगी, और दोनों एक एक पार्ट जो है वो मेल या फीमेल, कोई भी चाइल्ड हो, कोई भी ऑफस्प्रिंग हो, उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट मेल के केस में भी आ सकता है और फीमेल के केस में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलैरिटी और एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है कि यहाँ पे अगर फीमेल कैरियर होगी और मेल इन्फेक्टेड होगा तो फीमेल इन्फेक्टेड होगी, अदरवाइज वो कैरियर या हेल्दी होगी। ठीक है, वैसा कुछ पैटर्न यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, सो ये है ऑटोसोमल के केस में डिफरेंस, जो कि सेक्स लिंक्ड अरेंजमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो कुछ और चीजें हैं, कुछ और ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स है जो हमें डिस्कस करने हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट डिजीज है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, हमने नॉन मेंडेलियन कुछ कॉन्सेप्ट्स डील किए थे, तो जिसमें हमने बात की थी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी के बारे में, है ना। तो प्लियोट्रॉपी के केस में हमने फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें एक ही जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा था। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है उसमें क्या था, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस ये एंजाइम नहीं बन पा रहा था, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस। तो नॉर्मली ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम करता है, कन्वर्ट करता है फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट, फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन। नॉर्मली ये प्रोसेस होना चाहिए, तो जब इस एंजाइम की कमी आ जाती है तो ये प्रोसेस नहीं हो पाता। ठीक है, सो इसमें ये एंजाइम लैक करेगा, तो टायरोसिन में कन्वर्जन नहीं होगी और फिनाइल एलेनिन जो भी बॉडी में है वो कंटिन्यूसली अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो अकोमुलेशन के दौरान क्या होगा, इसकी कन्वर्जन किसी और पर्टिकुलर कंपोनेंट में होना शुरू हो जाएगी, यानी कि फिनाइल पायरुविक एसिड में। और ये फिनाइल पायरुविक एसिड अल्टीमेटली कुछ फीचर्स लाएगा, जैसे कि आपने हेयर लॉस के बारे में पढ़ा, मेंटल रिटार्डेशन के बारे में पढ़ा था, तो ये सब सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, हेयर लॉस जैसे सिम्टम्स, तो जिसकी वजह से जो है इफेक्ट, मल्टीपल इफेक्ट्स आ रहे हैं, यानी कि एक जीन जो है वो इफेक्ट हुआ तो मल्टीपल सिम्टम्स आना शुरू हो गए, मल्टीपल टारगेट एरिया, स्किन जो है उसकी कलरेशन चेंज हो गई, हेयर लॉस हुआ, मेंटल रिटार्डेशन हुआ, जिसकी वजह से प्लियोट्रॉपी के केस के अंदर भी स्टडी किया जाता है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, जैसे हमने कहा कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन थैलेसीमिया जो है इट्स अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इन केस ऑफ हेमोग्लोबिन। तो सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या था, बीटा ग्लोबुलिन चेन के 6 पोजीशन पे अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका शेप चेंज हो गया, सिकल सेल अरेंजमेंट आ गया। बट इसके केस में क्वांटिटी कम होगी, यानी कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, हेमोग्लोबिन बनेगा ही कम। तो थैलेसीमिया जो है उस केस में या तो क्रोमोसोम नंबर 16 इफेक्ट होता है या तो क्रोमोसोम नंबर 11 इफेक्ट होता है। तो क्रोमोसोम नंबर 16 में अगर हमारे पास HbA1 एंड HbA2 जीन जो है उसमें ऑल्टरेशन आ जाती है, तो हेमोग्लोबिन की अल्फा चेन जो है वो नहीं बनेगी, वो सही से नहीं बन पाती, अल्टीमेटली हेमोग्लोबिन नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, और सेकंड केस है क्रोमोसोम नंबर 11। तो क्रोमोसोम नंबर 11 के केस में हेमोग्लोबिन HBB जीन इफेक्ट होता है। तो ये दूसरा केस है जिसमें हेमोग्लोबिन की बीटा चेन इफेक्ट होगी, बीटा ग्लोबुलिन चेन जो है वो इफेक्ट होगी, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग टेंडेंसी नहीं होगी बॉडी में, यानी कि एनीमिक केस आ जाएगा दूसरा। सिकल सेल एनीमिया के अलावा थैलेसीमिया जो है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, दोनों की केस में ही ऑक्सीजन कैरिंग टेंडेंसी नहीं होगी बॉडी में, लेकिन वो सिकल सेल एनीमिया का केस में क्या था, क्वालिटी खराब हो गई है ना, हेमोग्लोबिन की बन रहा था, क्वालिटी खराब होगी, ग्लोबुलिन चेन इफेक्ट हुई है। बट यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी नहीं बन पा रही, हेमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है, आइदर अल्फा चेन इफेक्टेड है और बीटा चेन इफेक्टेड है,
ठीक है, इन दोनों में से एक केस हो सकता है जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ेगा और ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन कैरिंग टेंडेंसी नहीं होगी। अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मेल और फीमेल दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे अपने रिसेसिव जीन्स, रिसेसिव डिफेक्टेड जीन्स, जिसमें फीमेल भी इक्वली इफेक्टेड हो सकती है और मेल भी इक्वली इफेक्टेड हो सकता है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी मेल की नहीं है इसके केस में, ठीक है, बराबर की है। सो ये है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है, यानी कि पूरा का पूरा सेट या तो प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट होगा, जिसमें हमारे पास सेट में चेंजेस आएगी, यानी कि एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, एक क्रोमोसोम कम हो रहा है ना, सेट में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, हमने कहा कि वो सेट जो है, यानी कि क्रोमोसोमल सेट है उसमें पूरा ऑल्टरेशन आ जाएगा। यानी कि क्रोमोसोम के जीन में अगर चेंज आ रहा है तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है, क्रोमोसोम के सेट में उसमें नंबर में चेंज आ रहा है तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दो तरह के हैं। ठीक है, हमें टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जानना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ब्रीफ लेना पड़ेगा कि किस किस तरह के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स रहते हैं। एक रहता है एन्यूप्लॉइडी कंडीशन और दूसरी रहती है पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। हमें जिसमें से डिटेल में पढ़ना है एन्यूप्लॉइडी, कुछ एग्जांपल्स हैं एन्यूप्लॉइडी से जुड़ी हुई, वो डिस्कस करनी है। ठीक है, सो एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि क्रोमोसोम सेट में कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम होगा ना, वो ऐड हो जाएगा। यानी कि क्रोमोसोम नंबर 18 है, क्रोमोसोम नंबर 21 है, ये क्रोमोसोम जो है ना उनकी एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगी या एक कॉपी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पेयर में है तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, ट्रिपलेट्स हो जाएंगे, या फिर कम हो जाएगा, एक सिंगलेट रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो एन्यूप्लॉइडी जो है इस केस में क्या होगा, कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम का एडिशन और डिलीशन होगा, एडिशन और डिलीशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, पूरा पूरा क्रोमोसोम जो है बाहर निकल आएगा, पर्टिकुलर क्रोमोसोम, जिसकी वजह से पूरे सेट में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो अगर एडिशन हो रहा है तो अलग चीज है, डिलीशन हो रहा है तो अलग चीज है। तो अगर एडिशन हो रहा है तो उसे कहा जाएगा हाइपरप्लॉइडी, और अगर डिलीशन हो रहा है तो कहा जाएगा हाइपोप्लॉइडी। तो जिसमें से हमें दोनों केस में कुछ एक एक एग्जाम्पल करनी है, तो उसके बारे में एक और चीज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हाइपरप्लॉइडी जो है उसमें केस में एक आती है कंडीशन, जैसे कि ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या होगा, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दो होंगे। ठीक है, दो पूरे सेट कंप्लीट है, बट एक ऐड हो जाएगा, कोई भी एक क्रोमोसोम हो सकता है, क्रोमोसोम नंबर 1 एक्स्ट्रा आ गया, क्रोमोसोम नंबर 2 एक्स्ट्रा आ गया, 5 एक्स्ट्रा आ गया, 8 एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो उस वजह से 2n+1 कंडीशन आ जाएगी, टेट्रासोमी। टेट्रासोमी कंडीशन यानी कि दो सेट्स कंप्लीट होंगे क्रोमोसोम के, कोई एक क्रोमोसोम जो है उसमें टेट्राप्लॉइडी आ जाएगी, यानी कि 4 सेट्स हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो जिसमें से आपको ट्राइसोमी में कुछ एग्जाम्पल करनी है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, ये दो एग्जाम्पल है जिसके बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, वैसे ही डिलीशन के केस में, हाइपोप्लॉइडी के केस में मोनोसोमी जैसा केस देखने को मिल सकता है। मोनोसोमी यानी कि दो सेट कंप्लीट ना होके एक क्रोमोसोम कोई गायब हो जाएगा, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 1 गायब हो गया, क्रोमोसोम एक्स गायब हो गया। ठीक है, यानी कि फीमेल में अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम काम कर रहे हैं तो एक्स, एक सिंगल एक्स ही रह जाएगा, एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम ही रह जाएगा काम करने के लिए, जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसके बाद नलीसोमी जैसी कंडीशन, नलीसोमी के केस में क्या होगा,
2 सेट्स पूरे होंगे, 2 क्रोमोसोम गायब हो जाएंगे, यानी कि 23 पेयर की जगह 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलेगी। तो अब मोनोसोमी के केस में एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करोगे, दैट इज टर्नर सिंड्रोम। तो ये 3 कंडीशंस के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। सो डिस्कस करते हैं पहले पॉलीप्लॉइडी, फिर इन कंडीशंस के बारे में भी एक एक करके बात करेंगे। तो पॉलीप्लॉइडी में क्या रहता है? पॉलीप्लॉइडी वो कंडीशन है जिसमें कंप्लीट सेट जो है वो या तो रिमूव हो जाएगा या तो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा। सो एडिशन और डिलीशन ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट यानी कि सेट में एक या दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा नहीं होंगे, कंप्लीट सेट ही या तो ऐड होगा या तो गायब हो जाएगा। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, यानी कि 3n कंडीशन हो सकती है, 4n कंडीशन हो सकती है, 5n कंडीशन, तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो ये कंडीशंस जो है इसमें क्रोमोसोम नंबर डिलीट भी हो सकता है, यूजुअली डिप्लॉइड होता है तो हैप्लॉइड भी हो सकता है। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो बढ़ भी सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें एनाफेज के दौरान क्या होता है, जब सेल साइकिल होता है तो उसमें एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, ठीक है। अगर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है उनकी आर्म्स जो है वो अगर सेपरेट नहीं हो पा रही है, तो इस तरीके से क्रोमोसोम होगा, तो आर्म्स अगर सेपरेट नहीं हो रही है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एक पर्टिकुलर सेल का हिस्सा बना रहा है, ठीक है। तो क्या होगा उसके केस में, एक क्रोमोसोम पूरे सेट्स ऑफ क्रोमोसोम ले जाएगा और दूसरा सेल जो है वो हैप्लॉइड अरेंजमेंट के साथ रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। सो उस केस में क्या होगा, एनाफेज के दौरान प्रॉपर सेपरेशन ना होने की वजह से कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है। यूजुअली प्लांट्स में ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है पॉलीप्लॉइडी जैसा, तो सेपरेशन नहीं होता क्रोमोसोम का एनाफेज के दौरान, जिसकी वजह से ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे। तो एनिप्लॉइडी के केस में भी ऐसा ही होता है, एनाफेज के दौरान प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो रहा है, पर इसमें क्या होता है, यूजुअली केस रहता है एक सिंगल क्रोमोसोम के साथ। यहाँ पे तो पूरा का पूरा सेट जो है वो सेपरेट नहीं हो रहा और 2 सेल्स में माइग्रेट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो अब ये है एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। नाउ विल टॉक अबाउट द सर्टेन एग्जांपल्स लाइक डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। तो इस केस में हम डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या फीचर्स और क्या-क्या सिम्पटम्स जो है वो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं और कौन-कौन से क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा है या एब्सेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिजीजेस के बारे में। सबसे पहला है हमारे पास डाउन सिंड्रोम, जो कि एक ट्राइसोमी कंडीशन है, ट्राइसोमी यानी कि 2n+1 कंडीशन है। 2n+1 कंडीशन में क्रोमोसोम नंबर 21 जो है वो एक्स्ट्रा रहेगा, यानी कि बाकी सारे क्रोमोसोम जो है वो पेयर में होंगे, बस क्रोमोसोम नंबर 21 जो है वो एक एक्स्ट्रा रहेगा, 3 रहेंगे। तो डाउन सिंड्रोम के केस में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहले तो ये पेशेंट्स जो है वो मेंटल रिटार्डेशन फेस करते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। उसके बाद इनके केस में फोरहेड जो है वो ब्रॉड रहेगा, ब्रॉड फोरहेड, प्रोट्रूडिंग टंग, प्रोट्रूडिंग टंग रहेगी, ठीक है। उसके बाद माउथ जो है वो यूजुअली ओपन रहता है, राउंड फेस रहता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से फीचर्स रहते हैं। और प्रोट्रूडिंग लोअर लिप जो है वो थोड़ी सी हैंगिंग सी रहती है, प्रोट्रूडिंग रहती है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में आपको देखने को मिलेंगे। ट्राइसोमिक कंडीशन है, एन्यूप्लॉइडी कंडीशन है। सेकेंड केस है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये कंडीशन है मोनोप्लॉइडी की,
मोनोसोमी की। सो मोनोसोमिक कंडीशन है जिसमें जैसे हमने जाना था कि 2n-1 कंडीशन होगा, लेकिन इसके केस में जो एक्स्ट्रा लॉस होता है क्रोमोसोम का वो है एक्स क्रोमोसोम। या तो होगा फीमेल के केस में ऐसा हो सकता है कि फीमेल जो है उसमें जो गैमीट्स बनेंगे उसमें इस तरीके के गैमीट्स बनेंगे, या तो ए प्लस एक्स या ए प्लस ओ, नॉर्मल जीरो। नॉर्मली क्या होना चाहिए था, दोनों गैमीट सेम होने चाहिए थे, ए प्लस एक्स, है ना, जितने भी गैमीट्स बन रहे हैं सिमिलर होने चाहिए थे, बट इसके केस में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ए प्लस एक्स के साथ ए प्लस जीरो वाले गैमीट्स फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा नहीं पहुंच पाता, एक कम होता है। या फिर मेल्स के केस में ऐसा होगा, ए प्लस एक्स और ए प्लस ए प्लस वाई और ए प्लस जीरो वाले गैमीट्स फॉर्म हो। तो इस केस में भी ये दोनों कंडीशंस की वजह से पॉसिबिलिटी होती है कि टर्नर सिंड्रोम हो जाए। तो इनके केस में जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स कुछ इस तरीके से रहते हैं। इनका जो ओवरी है, रिड्यूस्ड ओवरी एंड यूट्रस, यूट्रस जो है वो डेवलप नहीं होगा, ठीक है। ओवरी जो है वो रिड्यूस्ड रहेगी, रूडिमेंट्री रहेगी। इनके केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली लैक रहता है, ठीक है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होता, यानी कि फीमेल फीचर्स नहीं आते। शॉर्ट हाइट रहती है, हाइट जो है वो ज्यादा डेवलप नहीं रहती। तो ऐसे कुछ फीचर्स जो है, सिम्टम्स जो है वो टर्नर सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड कंडीशन जो कि अगेन ट्राइसोमी कंडीशन है, वो है क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। तो ट्राइसोमी कंडीशन है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा। तो ट्राइसोमी यानी कि 2n+1 कंडीशन लाइक डाउन सिंड्रोम, बट इसके केस में जो क्रोमोसोम एक्स है वो एक्स्ट्रा रहेगा। सो ऐसी कंडीशन में क्या सिम्टम्स आते हैं, तो इनके केस में जो ऑर्गेनिज्म होता है तो फिजियोलॉजिकली मेल कहा जाएगा, बट टेस्टिस जो है वो अनडेवलप्ड होंगी। सो अनडेवलप्ड टेस्टिस, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, यानी कि गायनेको मेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया वो कंडीशन है जिसमें मेल के केस में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगा, क्योंकि इस केस में अगर आप देखोगे तो फीमेल जो है उसमें गैमीट इस तरीके का फ्यूज होता है, यानी कि सिंगल एक्स गैमीट नहीं होगा, एक्स एक्स गैमीट होगा विच गेट फ्यूज्ड विद मेल ए वाई, जिसकी वजह से मेल जो है एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के साथ होता है, जिससे एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से फीमेल जैसे फीचर्स आते हैं, यानी कि फीमेल लाइक हेयर, फीमेल लाइक हेयर डेवलपमेंट होने शुरू हो जाती है, ठीक है। लॉन्ग लिम्स होंगे, लॉन्ग लिम्स इनके केस में होते हैं, नॉक नीज यूजुअली देखने को मिलती हैं। सो ऐसे कुछ फीचर्स हैं, सिम्टम्स है जो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के केस में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन की वजह से, यानी कि गैमीट एक्स एक्स क्रोमोसोम जो है वो डबल होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड अरेंजमेंट होना चाहिए था, बट दो एक्स क्रोमोसोम गैमीट में होने की वजह से वो फ्यूज कर जाता, तो एक्स एक्स वाई कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो यानी कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है एक्स मेल के केस में। तो ये है हमारे पास डिफरेंट डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो आज हमने बात की जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। हमने जाना कि डोमिनेंट और रिसेसिव अरेंजमेंट होते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस जानी। लेकिन इसका ये सारी कंडीशंस जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है, जिसे समझने के लिए ना हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। तो उसे समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यानी कि हम जानेंगे कि किस तरीके का पैटर्न रहता है रिसेसिव और डोमिनेंट डिसऑर्डर्स के केस में। तो
पेडिग्री एनालिसिस से जुड़े कुछ पर्टिकुलर फिगर्स हैं जिसमें हम किसी पेरेंट का नाम ना लिख के उसकी प्रोजेनी के बस मेल और फीमेल एस्पेक्ट्स को जानते हैं, उनकी हिस्ट्री को जानते हैं और अल्टीमेटली एनालिसिस करते हैं कि इस डिजीज का आगे पैटर्न कैसे रहेगा। जैसे हमने बिल्कुल ये चीजें जानी थी कि अगर फीमेल कैरियर होगी और मेल डिजीज्ड होगा तो ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर आगे ट्रांसमिट होगा। तो इन्हीं चीजों को माइंड में रखते हुए छोटी-छोटी चीजों को हम एक पैटर्न फिगर आउट करते हैं और हेल्प की जाती है ऐसे मेडिकल केसेस में कि आगे प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, अफेक्टेड चाइल्ड होगा या हेल्दी चाइल्ड होगा, ठीक है? सो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, यानी कि जब हम स्टडी करेंगे पेडिग्री एनालिसिस।